बफर, ओके, मार्कर कौन है? लेक्चर नंबर, मैंने कितना बहुत निकल गया, कैसे पहुंच गया? देखो, लेक्चर नंबर 6 है और शायद आज शायद हो जाए, ठीक है? आज नहीं होगा तो फिर कल पढ़ाएंगे। हो कहाँ? तो कौन बोल रहा है, दिखे तो। हाँ बेटे, क्या कह रहे हो? आज हाँ कोशिश करेंगे बेटा। नहीं पढ़ाएंगे। देखिए, आयनिक इक्विलिब्रियम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? अपना काम है पढ़ाते जाना। आज नहीं होगा तो कल करेंगे। और वैसे इतना बड़ा टाइम आप लोग देते हो 2 घंटे का, तो हो ही जाएगा यार। ठीक है, पढ़ाना ही तो है 2 घंटे, और क्या कर सकते हो? तो पढ़ाएंगे तो हो ही जाएगा। तेज कैसे पढ़ाया जाता है मुझे पता ही नहीं है, दिक्कत तो यहाँ है, मैंने कभी तेज पढ़ाया ही नहीं है। एसिडिक बफर और बेसिक बफर डिफिनीशन बता दी थी, है ना? देखिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि बफर का पीएच कैसे निकालोगे। मैंने आपको यह बताया बफर क्या होता है, फिर मैंने आपको यह बताया बफर कितने तरह का होता है, एसिडिक बफर का कंपोजिशन क्या होगा, बेसिक बफर का कंपोजिशन क्या होगा, ठीक है? अब बात आती है उस बफर का पीएच कैसे निकालोगे। यदि हमें कहीं पीएच निकालना है तो हम कैसे पीएच निकालेंगे बफर का, तो अब हमें उस बात पर डिस्कशन करना है, ठीक है? तो सब लोग आराम से बैठ जाओ। हाँ, क्या करना है इसको, रिफ्रेश इसको। अब हो जाएगा मैम? ओके, अच्छा, इससे रिकॉर्डिंग ना होती। ओके, चलिए, तो देखो, अब हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे किसकी, पीएच की, कि बफर का पीएच कैसे निकालोगे। तो देखो, बफर का पीएच कैसे निकाला जाता है, गौर से देखिएगा। हमने लिखा पीएच ऑफ एसिडिक बफर, एसिडिक बफर सॉल्यूशन के पीएच की बात कर रहे हैं कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन का पीएच कैसे निकालते हैं। तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या है, तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन का कंपोजिशन क्या है, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट ऑफ कॉन्जुगेट, है ना, कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट, कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट, यही कंपोजिशन है ना एसिडिक बफर का।
तो जरा देखो, मैंने एक कंपोजिशन ले लिया, मैंने क्या लिया, एसिटिक एसिड ले लिया, और उसका कॉन्जुगेट आयन कौन है, सोडियम एसीटेट। एसीटेट आयन कॉन्जुगेट आयन है। अब इसका सॉल्ट बना लिया, ये लो ऐसे, ये एक बफर कंपोजिशन है। किसी ने कहा यार इसका पीएच तो बताओ कि इसका पीएच क्या होगा, तो मैंने कहा ठीक है यार बता देते हैं इसका पीएच क्या होगा। अब ये बफर सॉल्यूशन है, ये देखो। अब जब ये पानी में जाएगा तो होगा क्या क्या, तो गौर से देखिए, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है सोडियम एसीटेट, इसमें कोई इक्विलिब्रियम आएगी, नहीं आएगी। इक्विलिब्रियम हमेशा किसमें आती है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड में इक्विलिब्रियम आएगी, तो एसिटिक एसिड इस तरह से आयोनाइज हो जाएगा, ये देखो इस तरह से आयोनाइज हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, सोच लो, कोई दिक्कत तो है नहीं। सोडियम एसीटेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें इक्विलिब्रियम आएगी नहीं, आएगी किसमें, एसिटिक एसिड में, क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक, अच्छा जब इक्विलिब्रियम आएगी तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। वीक एसिड के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या कहते हैं, के ए, है ना, पहले ही पढ़ाया था। तो मैंने इसका के ए लिख दिया, तो बच्चों ने कहा सर ऐसे लिख दो, एसीटेट आयन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ भाई, वो 100% डिसोसिएट होगा तो उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बनेगा ही नहीं, हमेशा वीक का बनता है। अच्छा, हमें क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो यार सेटिंग बैठा लो, एच आयन को इधर ले आओ, एच आयन को देखो हम इधर ले गए, इसको इधर ले आएंगे, इसको नीचे ले आएंगे। तो देखो के ए इंटू डिवाइडेड बाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि नहीं। एच आयन की वैल्यू मिल गई तो पीएच मिल जाएगा। अच्छा, एच आयन की वैल्यू को मैं थोड़ा और सेट कर देता हूं, ध्यान दीजिएगा। एच आयन की वैल्यू को मैंने ये लिखा, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन। अब एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू डाल दो, तो एच आयन कंसंट्रेशन की वैल्यू हमने डाली तो क्या हुआ, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग के ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन। सही है कि नहीं। अच्छा, अब इतनी बात हो गई, इसके बाद देखिए, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको ओपन कर देंगे, log m प्लस log n लगा देते हैं, तो ये माइनस भी अंदर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना कैसे किया मैंने ये बात, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं आया कैसे कर दिया। माइनस छोड़ दो, तो ये log m प्लस log n, जब माइनस अंदर जाएगा तो दोनों माइनस हो जाएंगे। अच्छा, अब हाँ बेटा, अच्छा इसका फार्मूला क्या है, तो log m प्लस log n, है ना, तो ये m है और ये पूरा n है, और फिर माइनस अंदर चला गया। अच्छा ठीक है, सबको समझ में आया, बता देना जिसको ना आए। अच्छा, ये लिखा है माइनस लॉग के ए, तो माइनस लॉग के को कहते हैं पी के। अब मैं इसको प्लस कर रहा हूं, कैसे प्लस किया, इसको पलट दिया, यहां माइनस है, इसको प्लस करना है तो इसको रिवर्स कर दो, है ना, तो मैंने रिवर्स कर दिया। ऐसा सिर्फ इसलिए किया कि प्लस साइन लगा रहे, प्लस साइन थोड़ा अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा आता है इन कंपेयर टू माइनस साइन। तो ये देखो, अब जरा देखो यहां से कहानी क्या है, इसको तो मैंने पी के कर दिया प्लस, अब देखो लिखा है लॉग एसीटेट आयन,
अब एसीटेट आयन को जरा गौर से देखो वापस आके, एसीटेट आयन किसके किसके पास है? दो लोगों के पास है, इसके पास है, इसके पास है कि नहीं? अच्छा मान लो दोनों की मैं 100 मॉलिक्यूल ले रहा था, सपोज करो कि 100 मॉलिक्यूल मैंने इसके रखे थे, 100 इसके रखे थे, तो ये तो 100% आयोनाइज हुआ होगा। तो 100 थे, 0 0 0 100 100, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है आपके हिसाब से? ठीक है ना, समझ गए ना, सॉल्ट है। हाँ अच्छा ये ऐसे हो गया। अब आ जाओ एस्टिक एसिड के आयोनाइजेशन पे, ये ऐसा लिखा है, एस्टिक एसिड का आयोनाइजेशन वाटर में 3% होता है। वैसे डाटा की आपको जरूरत नहीं है, मगर मैं इसलिए डाटा बोल रहा हूं जैसे आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाओ। एस्टिक एसिड का आयोनाइजेशन वाटर में 3% होता है, मतलब 100 में से 3 मॉलिक्यूल ब्रेक हो गए। तो 100 में से 3 मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे तो टोटल कितने हो गए? 103। 100 इसके और 3 इससे आए, क्योंकि 100 में से 3 ब्रेक होंगे तो टोटल 103 हुए। अच्छा अब मुझे बताना, जब ये इक्विलिब्रियम पड़ी हुई है, ये इक्विलिब्रियम किस में पड़ी है? सोडियम एसीटेट में, तो क्या कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है? आप देखो संडे को पढ़ाया था, जो आयन इसके पास है वो आयन सोल्यूशन में पहले से ही पड़ा है। एसीटेट आयन तो पहले से ही पड़ा है ना, सोडियम एसीटेट का। तो इसका मतलब एस्टिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कम हो गया होगा। 3% तो वाटर में है, मगर कॉमन आयन की वजह से और कम हो गया होगा। तो यार या तो 2 हो गया होगा या 1 हो गया होगा। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि चलो 102 ही हुआ, ज्यादा कम नहीं मानना है। तो अब बताओ जितने आयन है एसीटेट के, जनरली सब के सब किसके हैं? सॉल्ट के। देखो सॉल्ट के 100 है, टोटल 102 है, तो जनरली किसके हैं? सॉल्ट के। तो इसी वजह से हम एसीटेट आयन के कंसंट्रेशन की जगह लिख दे रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, क्योंकि जितने भी एसीटेट आयन आए हैं वो जनरली सॉल्ट के ही हैं, एसिड के होते, मगर कॉमन आयन की वजह से उसका और सप्रेशन हो गया है, मतलब उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कम हो गया है। पहले ही बेचारा 3% डिसोसिएट हो रहा था, कॉमन आयन की वजह से वो और वैल्यू कम हो गई, तो 3 की जगह 2% होगा या 1% होगा या 2.5% होगा या 1.5% होगा, मगर कम होगा। तो इसी वजह से कहा जाता है कि आप एसीटेट आयन के कंसंट्रेशन की जगह कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डाल दो। क्यों? क्योंकि सारे के सारे एसीटेट आयन मिलने किससे आ रहे हैं? सॉल्ट से आ रहे हैं, और जो एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन वही सॉल्ट का कंसंट्रेशन। देखो इसलिए आपने क्या किया, फार्मूले में एसीटेट आयन की जगह डाल दिया कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब बात आई एस्टिक एसिड की, अब इस पे आ जाओ। एस्टिक एसिड सोडियम एसीटेट के पास है? नहीं है, सोडियम एसीटेट के पास एस्टिक एसिड है ही नहीं, चेक करो। तो एस्टिक एसिड किसके पास है? एस्टिक एसिड के पास। बेचारा जब 3% आयनाइज हो रहा था तो कितना था? 97। 100 थे, 3% आयनाइज हो गए तो बचे कितने? 97। अच्छा कॉमन आयन की वजह से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और कम हो गया, तो 3% की जगह मान लो 2% हो गया, तो 100 में से 2 निकल गए, 98 बचे। तो जितना भी एस्टिक एसिड है वो सब किसका है? कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है, क्योंकि और कोई जनरेट नहीं कर रहा है और डिसोसिएशन बहुत पुअर है, तो लगभग सेम आ रहा है। तो इसी वजह से इसकी जगह डाल देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, और ये आ जाता है फार्मूला। अब देखो इतनी देर में मैंने जो ये प्रूफमेंट किया है इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये प्रूफमेंट किया इसकी कोई जरूरत नहीं। आपको ये फार्मूला याद रखना है। आया कहां से बताया है मैंने, मगर इसका कहीं कोई रोल नहीं है। नीट में तो छोड़ो, जेई में भी इस चीज का कोई रोल नहीं है। फार्मूले का रोल है और कॉन्सेप्ट का रोल है। कॉन्सेप्ट अभी बीच बीच में आएंगे, वो बताऊंगा, उनको पकड़ के रखना है अपने को। ये प्रूफमेंट कर दिया कि हाँ आ कहां से रहा है। तो यदि कोई कहता है एसिडिक बफर का पीएच का फार्मूला बताओ, तो तुम क्या बताओगे? पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड।
pH इक्वल टू pK प्लस log salt अपॉन एसिड, है ना। तो एसिडिक बफर का pH का फार्मूला होता है pH इक्वल टू pK प्लस log अपॉन एसिड। ये हेंडरसन भाई साहब ने दिया था, इसीलिए कभी कभी हेंडरसन इक्वेशन कैसे इक्वेशन कहते हैं। तो pH इक्वल टू pK प्लस log salt अपॉन एसिड। अब जरा देखो इसके कुछ पॉइंट जो हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। आपको ये जो मैंने प्रूफमेंट कराया ये याद नहीं रखना, ये फार्मूला याद रखना और ये पॉइंट याद रखना। अब गौर से सुनिए एक एक करके सारे पॉइंट। फार्मूला देखो जरा किस पर बेस्ड है। pH इक्वल टू pK लिखा है, सॉल्ट अपॉन एसिड लिखा है। इसका मतलब यदि हम एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेम करें, एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेम कर दें, तो pH pK पे डिपेंड कर रहा होगा और pK K का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि नहीं। यदि मैं दो बफर बनाऊं, एक बफर बनाया एस्टिक एसिड और सोडियम एसिटेट का, एक बफर मैंने बना लिया जाके बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोएट का, कंसंट्रेशन डिट्टो सेम है। अब मैं पूछूं क्या pH बराबर होगा, तो नहीं। ये वैल्यू तो तुमने सेम कर दी मगर Ka तो अलग अलग होगा। इसका मतलब यदि दो सॉल्यूशन में कंपेयर करने को कहे और कंसंट्रेशन सेम है तो फिर किससे डिसाइड करोगे, इससे। तो पहला पॉइंट हुआ pH, ठीक है। अब देखो यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो pK के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब K के क्या होगा, मगर ये कब होगा, जब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और एसिड इक्वल हो। और ये किसके काम आएगा, दो बफर के कंपेयर करने के काम आएगा, क्योंकि एक बफर में एक वीक एसिड होगा और वीक एसिड का Ka तो कांस्टेंट होता है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन दो कंपेयर करने के लिए की, दो बफर में कंपेयर किया जाए कि एक बफर ये है एक बफर ये है, सारा कंसंट्रेशन सेम है। अब बताओ किसका पीएच ज्यादा है या किसका पीएच कम है, तो फिर आप कौन ज्यादा एसिडिक है, तब आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये कब यूज करोगे, सेम कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड सॉल्ट, ठीक है। अच्छा और जरा समझिएगा, यदि हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करें तो पीएच ऑफ बफर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। देखो pH of buffer solution constant on dilution, on dilution मतलब एडिशन ऑफ सॉल्वेंट। अब ऐसा कैसे है ये समझाता हूं। पीएच ऑफ सॉल्यूशन में पूरी हेडिंग पढ़ाई है कि डाइल्यूशन करोगे तो पीएच चेंज होगा, परसों नरसों पढ़ाई है ना, कि पीएच क्या किया, कंसंट्रेशन 55 गुना कम कर दिया, वॉल्यूम 55 गुना बढ़ा दिया, एक क्वेश्चन भी था। तो पीएच बताओ, तो पीएच लगातार चेंज हुआ है। आज मैं क्या लिख रहा हूं, बफर सॉल्यूशन का पीएच डाइल्यूशन करने पे चेंज नहीं होता है। तो बच्चों ने कहा ये रहता कैसा है, तो गौर समझना, जब तुम डाइल्यूशन करोगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन चेंज होगा, है कि नहीं। वॉल्यूम के इफेक्ट है ही नहीं, गौर सुनिएगा, दोनों एक ही कंटेनर में पड़े हैं तो वॉल्यूम दोनों के लिए सेम है। डाइल्यूशन कर दोगे तो भी दोनों के लिए सेम रहेगा, है कि नहीं, क्योंकि दोनों एक ही कंटेनर में है। जाली बोतल देना बेटा, नहीं बंद रखो। अब जैसे इसमें है, सपोज करो 1 मोल एस्टिक एसिड है 1 मोल सोडियम एसिटेट है, मैंने कहा वॉल्यूम कितना है दोनों के लिए, आप कहोगे इतना। अब मैं इसमें पानी मिला दूं यहां तक ले आऊं तो दोनों के लिए अब वॉल्यूम कितना है, इतना। दोनों के लिए वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, ये कंफर्म है बस, तो बस खेल हो गया। देखना आ जाओ, ये लिखा है कंसंट्रेशन तो क्या आएगा, मोल अपॉन वॉल्यूम। ये भी लिखा है कंसंट्रेशन, ये भी आएगा मोल अपॉन वॉल्यूम। मोल अलग अलग है मगर वॉल्यूम तो दोनों का सेम होगा, एक ही कंटेनर में। तो वॉल्यूम का टर्म कट गया, तो वॉल्यूम का टर्म ही नहीं है, तो तुम डाइल्यूशन करो चाहे जो करो, पीएच कैसे चेंज हो, क्योंकि वॉल्यूम का टर्म कट जाएगा। इसमें वॉल्यूम का टर्म होता नहीं है, ये तो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो बफर सॉल्यूशन को आप ये डाइल्यूट करते हो
तो पीएच पे घंटा इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का टर्म गायब होता है। मन की आंखों से देखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कंसंट्रेशन है और दोनों एक ही कंटेनर में पड़े हुए हैं, तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा, चाहे कुछ भी करो। तो जब सेम रहेगा तो वो कटता चला जाएगा हमेशा। तो वॉल्यूम का टर्म गायब है, तो बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज ही नहीं होगा ऑन डाइल्यूशन। तो रीजन समझ रहे हो क्यों? तो रीजन भी लिख देता हूं, वॉल्यूम ऑफ बोथ, ऐसे नहीं लिखते, वॉल्यूम टर्म कैंसल इन रेशियो ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड कंसंट्रेशन। सॉल्ट अपॉन एसिड के कंसंट्रेशन में वॉल्यूम का टर्म कैंसिल हो जाएगा, मतलब वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है ये। तो ये वाला पॉइंट समझ पाए कैसे लिखा है? अच्छा, अब तुम जिद कर रहे हो तो मुझे और लिखना पड़ रहा है, नहीं तो मैं ना लिखता। मैंने कहा टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा यदि हम टेम्परेचर बढ़ाएं। तो देखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो के भाई साहब चेंज होंगे, है कि नहीं? हमने कंसंट्रेशन नहीं चेंज किया, मैंने टेम्परेचर चेंज कर दिया। तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिपेंड ही करता है। तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो के चेंज होगा, और के किसका है? वीक एसिड का। और वीक एसिड का, ओ ये कहां पहुंच गया मैं, एक मिनट। अच्छा, ये वीक एसिड का के। अब ये रिएक्शन कैसी होगी? एंडोथर्मिक होगी। क्यों? बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन आगे जाएगी, है कि नहीं? एंडोथर्मिक है ना ये, इसको समझने में तो एंडोथर्मिक में कोई दिक्कत नहीं भाई। बॉन्ड कभी भी ब्रेक होगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। अब बॉन्ड तो तुमने ब्रेक ही किया है, इसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था, ब्रेक करके ही तो ये आया है। तो रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। जब रिएक्शन एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन आगे जाएगी, और रिएक्शन आगे गई तो मतलब प्रोडक्ट ज्यादा बना, तो के बढ़ जाएगा, और के बढ़ गया तो पीएच के बढ़ेगा तो पीके कम हो जाएगा। तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे, डरना नहीं, यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पीएच डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज कर रहा है? रीजन के इंक्रीज हो रहा है, और के इंक्रीज होगा तो पीके डिक्रीज होगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि यार एक पीएच बफर सॉल्यूशन है जिसका पीएच इतना है, यदि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए तो उसके पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो वो हमें देखना पड़ेगा क्या इफेक्ट पड़ेगा। यदि हम बफर सॉल्यूशन है, इसको 100 गुना डाइल्यूट कर दिया गया तो पीएच कितना आएगा? तो बच्चे धड़ से चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम खुद चेंज करते आए हैं, तो हम खुद चेंज करते आए तो बच्चे भी चेंज कर देंगे। मगर याद है रखना, वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं है, कैंसिल आउट है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? ये फार्मूला और ये पॉइंट। तो या तो इन पॉइंटों पे क्वेश्चन बनाएगा या फार्मूले पे बनाएगा। फार्मूले मतलब डाटा देके बनाएगा, डाटा देके बनाएगा तो फार्मूले की जरूरत पड़ेगी, और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाएगा तो ये पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस फार्मूले में यही पॉइंट है, और सारे पॉइंट का बारे में सब कुछ बता दिया कि हाँ वो कहां कहां हमें फंसा सकता है। तो ये आया बफर सॉल्यूशन के पीएच का फार्मूला। कैसा बफर? एसिडिक बफर। अब बेसिक बफर लाओ, तो यार जब बफर बेसिक होगा तो पीओएच निकलेगा, है कि नहीं? तो मैंने कहा पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, मतलब बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। अब देखो पीएच ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन कैसा होगा? पीओएच पीकेबी, डिट्टो सेम फार्मूला, लॉग सॉल्ट अपॉन, ये आया डिट्टो सेम फार्मूला, सेम कॉन्सेप्ट।
जो पॉइंट उसमें पढ़ाए हैं डिट्टो यही पॉइंट इसमें भी लगेंगे। फार्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, तो पॉइंट भी सेम है। तो इसका भी पॉइंट देखो, POH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है PKB के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है KB के। ये क्या है, दो डिफरेंट बफर के कंपेयर में काम आएगा, डिफरेंट बफर सॉल्यूशन के कंपेयर में काम आएगा, कंपेयर में काम आएगा, है ना। जो कॉन्सेप्ट वहां थे वही कॉन्सेप्ट यहां है, अलग कुछ नहीं है। अच्छा, डाइल्यूशन का क्या है, नो इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा वो आपको सब पता है। टेम्परेचर का क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो POH क्या होगा, डिक्रीज, POH डिक्रीज करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है कि नहीं। डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है। तो अब हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट सारा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बफर कंपोजिशन पकड़ना है क्वेश्चन में। बफर कंपोजिशन क्या है, वीक एसिड उसका कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, वीक बेस उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, या वीक एसिड वीक बेस, ये तीन कंपोजिशन है। इसमें से मेनली आपके पास जो आएगा वो ऊपर के दो आएंगे, वीक एसिड उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट। कैसे क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कल करा दिया था तो HW, ये तो नहीं कराया होगा क्योंकि फार्मूले आज पढ़ाए हैं। अब देखो, अब हम लोग करते हैं। क्वेश्चन लिखा है 0.15 मोल ऑफ प्रीडीनियम क्लोराइड। अब देखो, प्रीडीनियम क्लोराइड आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा है। हमारा प्रीडीनियम क्या होता है, ये। अब इसको क्या करो, प्रोटॉन दे दो, तो प्रोटॉन दे दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आयन आ जाएगा। ये देखो ऐसे, ये पैराडीन है, ये पैरिडीनियम आयन है। अब आयन अकेला लिखा नहीं जाता है तो इसके आगे पीछे कुछ भी लगा दिया, ये हो गया हमारा प्रीडीनियम क्लोराइड। तो वो कह रहा है 0.5 मोल ऑफ प्रीडीनियम क्लोराइड हैव बीन एडेड इनटू 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 m प्रीडीनियम सोल्यूशन। तो देखो सोल्यूशन किसका है, इसका और इसका है। सोल्यूशन किसका है, इसका और इसका है। तो ये क्या है, जितने भी ऑर्गेनिक एमीन होंगे वो सब वीक बेस, और ये क्या है, कॉन्जुगेट आयन, कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट। तो ये बफर कंपोजिशन है, तो इसका मतलब ये बफर का केस है, वीक एसिड और वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट। अब पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट पीएच ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन एज्यूमिंग नो वॉल्यूम चेंज। चेंज भी होता तो क्या फर्क पड़ने वाला है, वो तो कटेगा ही। तो चलो, अब पीएच पूछ रहा है भाई, पूछ पीएच रहा है मगर निकलेगा क्या, पीओएच, क्योंकि बेसिक है। तो हमने पीओएच लगा दिया, पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन बेस। अब पीकेबी की वैल्यू कहां है, के बी दिया है, तो माइनस लॉग के बी। यार यहां पे कुछ लोचा हुआ है, पावर गायब है ना। 1.5 इंटू 10 थोड़ी होगा, कोई पावर होगी इसके ऊपर माइनस की। हाँ जरा एक प्रीडीनियम का के बी देखना कितना है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होती है तो होगी। अब वही लिखते हैं, तब तक आप ढूंढो, तब तक हम इसकी वैल्यू डालते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कौन है, ये, ठीक है। अब देखो गौर से देखना, हमें डालना है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, मगर हम मक्कारी वर्ष मोल डाल देंगे, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम का टर्म कट जाएगा।
-9, तो अभी हम लोग -9 लेके चलते हैं। तो देखो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, तो आप चाहो तो इसका, अच्छा ये भी कंसंट्रेशन है और इसका भी कंसंट्रेशन दिया है 0.2, है कि नहीं, कि 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 एम प्रीडिनियम सोल्यूशन है। अब उसमें आपने ये ऐड कर दिया है, तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम हो गया, 500 ml ही है, उसमें आपने 0.12 मोल ये डाल दिए, वॉल्यूम में चेंजेस नहीं है ना। मगर एक दिक्कत है, अभी ये मोल है और वो कंसंट्रेशन है, तो यूनिट सेम होनी चाहिए। तो हम इसको भी कंसंट्रेशन बना लेते हैं, क्योंकि दूसरा वाला मोल में नहीं दिया है, कंसंट्रेशन में दिया है। दोनों मोल में दिए होते तो कंसंट्रेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। तो भाई को कंसंट्रेशन बनाओ, तो मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो लीटर करने के लिए 1000 ऊपर, तो दो कर दोगे तो 0.30। ये बात समझ में आ रही सबको कैसे किया भाई? मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम कितना है 500 ml, ml को लीटर बना लिया, तो ml को लीटर बनाने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई, वो 10 की पावर -3 ऊपर चला जाएगा। सही है ना? हाँ भाई बताओ, सोफा वोफा लगवाया जाए, आराम से बैठ के पढ़ो। हाँ 0.3 डिवाइडेड बाय बेस, बेस की वैल्यू कितनी है 0.2, तो ये क्या आ गया? देखो इसको सॉल्व करना मैंने पढ़ा रखा है, 9 लिखो, फिर यहां से यहां तक लिख दो। अब ये क्या हुआ, log3 माइनस log2, ये हट गया। अब यार ये वैल्यू देखो आप बेटे, हाँ अच्छा, अब देखो log 1.5 है, तो log 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको इजी सॉल्व हो जाएगा, इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो। उसका रीजन बताता हूं कैसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखना ये 3/2 है, इसको भी 3/2 में कन्वर्ट कर लो, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये भी 3/2 है, ये माइनस का 3/2 है और ये प्लस का 3/2 है, तो ये POH इक्वल टू 9 आया है। तो PH इक्वल टू, तो PH इक्वल टू आ गया 14 माइनस 9, 5 आंसर देखो कोई है, तो आंसर आ गया। तो यदि आप ध्यान दो, हमने फार्मूला यूज किया है, फार्मूले में कौन क्या है ये जरूर अच्छे से यूज किया है। तो क्या रखना है, बस आपको ये याद रखना है, यदि कोई बेसिक सोल्यूशन का पीएच पूछा जाएगा तो रूल वही है, पहले पीएच निकालेंगे देन पीएच निकालेंगे। बफर है, तो बफर कैसे पकड़ा मैंने देखा ये दिया क्या क्या है, वीक एसिड, वीक बेस दिया और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट दिया, तो वीक बेस प्लस उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट बफर है, बफर का फार्मूला लगा दिया। अब जरा देखो, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, पकड़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल प्रोवाइड अ बफर सॉल्यूशन व्हेन मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम, वॉल्यूम दोनों का इक्वल है, वॉल्यूम क्या है दोनों के इक्वल, अब दोनों के इक्वल वॉल्यूम मिला रहे हो, तो वो पूछ रहा है बताओ बफर कौन प्रोवाइड करेगा। तो बफर क्या होता है, बफर होता है वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, या वीक बेस और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, यही होता है ना। तो अब जरा चेक करते हैं, देखो ये 0.1 है, ये 0.1 है, ये तो बराबर है, बराबर होने पर सॉल्ट बन जाएगा, हमें सिर्फ सॉल्ट मिलेगा, वीक बेस तो मिलेगा ही नहीं। करके देख लेते हैं भाई, NH4Cl, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, मतलब 4 क्वेश्चन एक साथ दे दिए हैं भाई ने, कैसे अभी मैं समझाता हूं। आप जब रिएक्शन कराओगे तो यही तो बनेगा, तो ये हमारा वीक बेस और ये उसका कॉन्जुगेट आयन सॉल्ट,
मगर दोनों की वैल्यू बराबर बराबर दी है, इनकी और इनकी। अच्छा रुक जाओ, पहले मैं पढ़ा लूं तब ये वाला क्वेश्चन करना, ठीक है, तब आप ज्यादा अच्छा कर पाओगे। अभी जैसे कुछ चीजें बतानी भी है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन कराते जा रहे हैं। वो क्वेश्चन अभी 2 मिनट के रील रुको, इसको करो, देखें। हाँ ये भी उसी कैटेगरी का है। रुक जाओ, ये भी अभी आप रुक जाओ। और कोई है? आप मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा। देखिए अब जरा सुनिए, ये सिचुएशन ये थी कि आपको साफ साफ दिख रहा था, गौर से देखो, आपको दिख रहा है कि बफर है, वीक बेस दिया है और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट दिया है, तो विजुअल है कि यार वीक बेस है और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट है, तो ये बफर हो गया। अब इनविजिबल बफर सॉल्यूशन बताते हैं, मतलब जो सामने से दिखेंगे नहीं, आपको लगेगा नहीं यार ये तो एसिड और बेस है, रियलिटी में वो बफर होंगे। कैसे? अब उसकी कंडीशन बताते हैं, ठीक है, गौर से देखिएगा। कंडीशन ऑफ, क्योंकि अब दोनों क्वेश्चन इसी कंडीशन के, कंडीशन ऑफ बफर सॉल्यूशन इन मिक्सचर ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। अब जरा गौर से समझिए, इसको आप लोग समझिएगा अच्छे से। हमें रिजल्टेंट सॉल्यूशन में क्या चाहिए? यदि बफर है, वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट, वीक बेस उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट। तो जरा देखो, यदि कहीं इस तरह का कंपोजिशन दिया है, गौर सुनना, पहला, ठीक है, गौर से देखो, एक्सेस ऑफ वीक एसिड ऑल एलआर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, एलआर मतलब लिमिटिंग अमाउंट, तो हमेशा बफर बनेगा, एसिडिक बफर। कैसे बनेगा अभी एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, फिर वो दो क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि वो दो क्वेश्चन इसी कैटेगरी के हैं। दूसरा, एक्सेस ऑफ वीक बेस प्लस एलआर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो भी बफर बनेगा, बेसिक बफर बनेगा। कैसे बनेगा ये सारे केस अभी न्यूमेरिकली भी बताएंगे। अब देखो तीसरा, यदि दोनों के अमाउंट सेम है, सेम कंसंट्रेशन ऑफ, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, या सेम कंसंट्रेशन ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, चार कंडीशन है। यदि सेम है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बनेगा। अब आपको थोड़ा सा तोते उड़ने वाली बात है, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़ा कम होते हैं। अब गौर से समझिए, अब इसको नोट करके थोड़ी देर के रुक जाइए, छापिएगा नहीं। देखो सुनो तो सही, थोड़ा सा सब्र रखो, पहुंचने तो दो वहां पे, है ना। अब देखो, यदि ये कंडीशन मिलती है तो ये बफर कैसे है? क्योंकि यहां तो एसिड बेस रिएक्शन है, बफर तो तुमने कहा है कि वीक एसिड होना चाहिए, उसका कॉन्जुगेट आयन होना चाहिए, उसमें स्ट्रॉन्ग का कहीं लेना देना नहीं था, हमने स्ट्रॉन्ग वर्ड कभी यूज नहीं किया। और यहां कंपोजिशन क्या चल रहा है? एसिड बेस, सॉल्ट तो है ही नहीं, ये एसिड है ये बेस है, 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 सॉल्ट तो है ही नहीं, फिर बफर कैसे है? तो अब जरा आप लोग आराम से दिल थाम के बैठे, जादू होने वाला है। केमिस्ट्री हमेशा मन की आंखों से देखी जाती है। मैंने कहा है कि ये छोटी आंखें फिजिक्स में काम आती हैं, केमिस्ट्री में नहीं। केमिस्ट्री के लिए थोड़ा सा ज्यादा तप चाहिए होता है, मन की आंखों से सब दिखता है। तो देखो अब मन की आंखों खोलने का टाइम आ गया है। देखिए मैंने ये ले लिया एक क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों ने कहा तो मैंने ऐसा लिख लिया है। कोई बच्चा बुरा तो मान नहीं रहा होगा ऐसा कैसे लिख दिया, ये तो सबको आता है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, एसिड बेस रिएक्शन है, 100% होगी।
सही है। अब जरा देखो, इस पेज को मैं 2-4 बार कॉपी कर लूंगा। अब आप देखिए, मैंने इसके लिए 10 मॉलिक्यूल, इसके लिए 4 मॉलिक्यूल, T इक्वल टू 0 पे रिएक्शन कौन कर रहा है? एसिड बेस। जरा बताना एसिड क्या है? एक्सेस ऑफ वीक एसिड, उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है ना, एक्सेस ऑफ वीक एसिड, लिमिटिंग अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अब रिएक्शन करा दो। आप किसका पीएच निकालोगे? सोल्यूशन का। एसिड और बेस मिलाओगे तो सोल्यूशन बनेगा, तो सोल्यूशन का पीएच निकालोगे ना। तो जब सोल्यूशन का पीएच निकालोगे तो देखो खेल क्या हुआ, जितने मोल इसके लगे उतने मोल इसके लगे, उतने मोल भाई के बने, उतने मोल भाई के बने। आफ्टर रिएक्शन सोल्यूशन में जरा चेक करना क्या है, रिएक्शन खत्म हो गई ना। क्यों? क्योंकि ये एलआर है। अब रिएक्शन होगी कैसे? ये एलआर पूछने वाला कौन बच्चा है? जागो प्रभु, किधर हो? अब जरा देखो सोल्यूशन में क्या है, ये पकड़ो क्या है, इसको पढ़ के सुनाओ। 6 मोल अमाउंट है क्या? वीक एसिड। ये तो खत्म हो गया है। फिर सोल्यूशन में क्या है? तो बफर ही तो है। रिजल्टेंट सोल्यूशन में वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट सॉल्ट पड़ा है, चेक करो है। तो ये मन की आंखों का खेल है। तो यदि ये एक्सेस है, एक्सेस ऑफ वीक एसिड, लिमिटिंग अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस मिलाए जा रहे हैं, तो बफर का केस है। मन की आंखों से देखना है। आपको लगेगा कि ये एसिड बेस का मिक्सचर है, एसिड बेस का वो मिक्सचर नहीं है, क्योंकि तुम रिजल्टेंट सोल्यूशन का पीएच निकालने जाओगे और रिजल्टेंट सोल्यूशन ये है, ये आफ्टर रिएक्शन, और उसमें क्या दिख रहा है? वीक एसिड और उसके कॉन्जुगेट आयन का सॉल्ट है। तो वीक एसिड का कंसंट्रेशन ये है और कॉन्जुगेट आयन के सॉल्ट का कंसंट्रेशन ये है। बात समझ पाए? तो वही मैंने कंडीशन लिखी है, एक्सेस ऑफ वीक एसिड प्लस एलआर ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। जब ये मिलेंगे तो बफर ही आएगा। और डिट्टो वही बात उल्टा है यहां पर। अब जरा देखो, यदि सेम कर देता जो मैंने दूसरी कंडीशन लिखी है, सेम कंसंट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब इसको बताता हूं, ये मैं कल पढ़ा चुका हूं, कल मतलब संडे को, मगर दोनों कंपेयर यहां करा रहा हूं, क्योंकि एक वहां पढ़ाया है, एक यहां पढ़ाया है, तो तुम भूल जाओगे। दोनों का कंपेयर भी एक जगह रहेगा, तुम्हें पता होगा अच्छा यदि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेंगे तो यार इतने सारे केस पॉसिबल हैं कि वो बफर भी हो सकता है, वो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। इसीलिए मैंने कहा था कि फार्मूले पर कुछ नहीं होगा, डाटा बेस्ड है आयनिक इक्विलिब्रियम। ये ज्यादा है तो बफर, और ये बराबर है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। कैसे? अब इसको करके देखो। अब आप बताओ कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैसा है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम बच्चों की समझ से बाहर थोड़ा सा इसीलिए होता है क्योंकि वो फार्मूला रट के बैठे होते हैं, और फार्मूला पे क्वेश्चन बनना नहीं है, डाटा पे क्वेश्चन बनना है। जरा सा डाटा चेंज हुआ, सब कुछ चेंज हो गया। चेक करो, बराबर ले लिया है। आफ्टर रिएक्शन, जब रिएक्शन हो गई, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 10 और ये 10। अब रिएक्शन के बाद देखो जरा सोल्यूशन में क्या है, सिर्फ सॉल्ट है। चेक करो, ना ये है ना ये है, सिर्फ सॉल्ट है। और सॉल्ट कौन सा है? वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट। तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट के पीएच का फार्मूला लगेगा। तो वही मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं, बफर आ रहा है, वही मॉलिक्यूल रिएक्शन कर रहे हैं, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस आ रही है। ये डिपेंड कर रहा है अमाउंट पर। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? अमाउंट, कंसंट्रेशन क्या है। तो जब भी कहीं पर वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड लिया जाए तो कान खड़े कर लो, इसका मतलब टफ क्वेश्चन आ रहा है, दिमाग हिलाएगा। वो बफर भी हो सकता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। तुम्हारे पेपर में ऐसे क्वेश्चन कम आते हैं, मगर आ सकते हैं क्योंकि इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। तो कॉन्सेप्ट तो पूछेगा ही, कॉन्सेप्ट भी नहीं पूछेगा तो पेपर क्यों ले रहा है? कैलकुलेशन की वजह से वाला केस मैंने डिनाई मारा था, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन आएगी आएगी, मगर इसमें तो कॉन्सेप्ट की बात है, टाइम लगेगा नहीं। जिसको कॉन्सेप्ट आता है वो 2 मिनट में कर देगा, नहीं आता है तो फंसेगा वो।
तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में आराम से आएंगे, ये वाला केस आराम से आएगा, ये वाला केस आराम से आएगा। अब बात आई कि ऐसे केस को क्वेश्चन को करते कैसे हैं। तो पहले तो केस समझ पाए। तो आपको क्वेश्चन में जब भी कहीं वीक एसिड के साथ स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाए, वीक बेस के साथ स्ट्रॉन्ग एसिड मिल जाए, तो ऐसा मत समझना कि यार ये पीएच एसिड और बेस का है। वो बफर भी हो सकता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है, डिपेंड करेगा अमाउंट पे। तो मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ठीक है। 2 क्वेश्चन पैरेलल में लिखूंगा, जैसे तुम्हें जब तुम नोटबुक रिवाइज करो तो तुम्हें ध्यान में अच्छा यहां पे लोचे हो सकते हैं। तो देखो मैं 2 क्वेश्चन आपको लिख के देता हूं, ठीक है। इधर ध्यान दीजिए आप लोग। 10 की पावर -3 मोलर, थोड़ा इजी लिखता हूं, कैलकुलेशन मुझे भी तो करनी है कि नहीं यार, अकेले तुम्हें थोड़ी करनी है। 0.6 मोलर एस्टिक एसिड, ठीक है, मिक्स्ड विद 0.4 मोलर NaOH solution in calculate pH of resultant solution। आपको दिया है Ka ऑफ एस्टिक एसिड इज, ठीक है। मैं कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 10 की पावर 5 ले रहा हूं। रियलिटी में 1.8 इंटू 10 की पावर -5 होता है, जिसका पीके जो होता है 4.47 होता है, मगर कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अब देखो एक क्वेश्चन ये है, और डिट्टो सेम क्वेश्चन एक और है, इधर इसको ऊपर लिख देता हूं, और सिर्फ इतना सा चेंज किया है। अब देखना सॉल्यूशन में क्या चेंज आता है दोनों के। अब देख लो दोनों क्वेश्चन, पहली बार ना तो दिखने में कोई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है और ना दिखने में कोई बफर है, एसिड और बेस है, एस्टिक एसिड एसिड है, NaOH बेस है। क्या कोई बफर दिख रहा है? नहीं। क्या कोई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस दिख रहा है? नहीं। डायरेक्ट सॉल्ट नहीं गिवन है और डायरेक्ट बफर कंपोजिशन नहीं गिवन है। अब एसिड और बेस है तो रिएक्शन तो करेंगे ही करेंगे। मान लो पीएच वाला क्वेश्चन भी है तो रिएक्शन करके ही मैंने कराया है, तो रिएक्शन कर लेते हैं। तो तुमने क्या किया, एस्टिक एसिड NaOH, रिएक्शन हुई सोडियम एसीटेट और वाटर, ठीक है। एस्टिक एसिड की वैल्यू कितनी है? 0.6, 0.400। अब रिएक्शन हो गई तो 1:1 की रिएक्शन है, तो 0.4 ये खर्च हुआ, 0.4 ये खर्च हुआ, ये 0.4 बना, ये 0.4 बना। तो आफ्टर रिएक्शन ये 0.2 है, ये 0 है, ये 0.4 है, ये 0.4 है। तो अब मैंने देखा कि यार आफ्टर रिएक्शन सोल्यूशन में क्या बच रहा है, वीक एसिड बच रहा है, और कॉन्जुगेट आयन ऑफ वीक एसिड बच रहा है। इसका मतलब ये तो बफर आ गया, बफर आ गया तो मैंने बफर का पीएच मार दिया। देखो पीएच इक्वल टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। पीके की वैल्यू डाल दी -log 10 की पावर -5। अब देखो सॉल्ट, सॉल्ट का कंसंट्रेशन क्या है, ये एसिड का क्या है, ठीक है। तो आपने कंसंट्रेशन सॉल्ट अपॉन एसिड। भाई जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं जिस जगह का पीएच निकालना है उस जगह एसिड कितना है 0.2, उस जगह 0.6 नहीं है 0.2 है, और उस जगह सॉल्ट कितना है 0.4। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग मेरी हेल्प करो, देखो सही लिख रहा हूं मैं। प्लस है,
प्लस कर देंगे। ठीक है, ये देखो बफर का कॉन्सेप्ट लगा, बफर सोल्यूशन है, बफर का पीएच वाला फार्मूला लगाया। अब यही क्वेश्चन इधर कर देते हैं। देखिए फिर मैंने यही लिखा, एस्टिक एसिड है, NaOH है, सोडियम एसिटेट बना और वाटर बना, 0.4 0.4 0 0 0 0। यहां तो कोई दिक्कत नहीं कि ये सब कैसे कर रहा हूं, क्योंकि अब ये बातें तो हम लोगों के लिए बचपन वाली हो जानी चाहिए। ठीक है, सही है, सब फिक्स हो गया दोनों के बीच में है? कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ, एक दो को और भेजें, तुम लोगों का पैचअप कराएं। सब फिक्स है, मामला आगे बढ़ाते हैं। अब देखो आफ्टर रिएक्शन, चलो कम से कम एक जोड़ा तो बना, एक क्लास। अरे एक तो बच्चों में दिक्कत ये कुछ भी सोचते, पढ़ाई का जोड़ा बना। मैं ये कह रहा हूं स्टेटमेंट पूरा होने नहीं देते, हंस देते। तुम लोग गलत मत समझो, स्टेटमेंट ही नहीं पूरा होने दिया इन लोगों ने, मेरी गलती थोड़ी ना है। अब भाई मुझे बोलने तो दोगे। हाँ वही कह रहा हूं, तो इसमें कौन सी हंसने वाली बात थी फिर? तो देखो अब सोल्यूशन में क्या है, अब सोल्यूशन में सॉल्ट है? तो ये सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस हो गया। क्यों? क्योंकि तुमसे कह रहा है रिजल्टेंट सोल्यूशन का पीएच बताओ, और रिजल्टेंट सोल्यूशन क्या है? सॉल्ट है। ये तो आंखों का धोखा था, तो वो मन की आंखों से एक दूसरे को देख रहे थे कि सर मन की आंखों से कहते हैं तो जरा थोड़ा मन की आंखें तेज तो करें। तो मन की आंखें तेज कर रहे थे लौंडे। देखो इधर, अब ये सॉल्ट आ गया, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का कोई भैया फार्मूला बताना, लंबा चौड़ा तो फार्मूला होता है इसका, बताओ। वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट का पीएच यही होता है ना, प्लस होगा। सही कह रहे हो, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब वैल्यू डालो, अब इसकी वैल्यू हम किधर है? अच्छा ये दोनों तरफ लिखिए, तो माइनस, ठीक है, माइनस लॉग 10⁻⁻5 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट कितना आ रहा है? अब यहां पे गलती हो सकती है, अभी एक और कॉन्सेप्ट फंसा सकता है। उसने कहा इक्वल वैल्यूम ऐड किया, तो इक्वल वैल्यूम ऐड करने से यहां पे वैल्यूम का टर्म थोड़ी कट रहा है, यहां पे कट रहा है। तो वैल्यूम ऐड करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि दोनों में कट ही जाएगा। भाई के पास थोड़ी कट रहा है, तो यहां पे एक जगह और तुम गड़बड़ कर सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट लिखने में। यदि ये इक्वल वैल्यूम किए गए हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट आधा हो जाएगा, वैल्यूम डबल हुआ है तो कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा। तो यहां पर एक जगह फंस सकते हो जल्दी जल्दी में, क्योंकि यहां पर वैल्यूम का टर्म कट ही रहा है, तो वो आधा हो रहा है, पौना हो रहा है, डबल हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मगर यहां पे कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन कहां है? तो यदि वॉल्यूम डबल हुआ तो कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा ना, पीछे पढ़ाया है। तो यहां पर आपका आंसर रखते समय यहां कंसंट्रेशन आधा रखना है, तो 0.4 0.4 0.4। अब ये 0.4 नहीं 0.2 रखना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्टेंट सोल्यूशन में इसके 0.4 मोल बने हैं, 0.4 मोल बने हैं, तो कंसंट्रेशन में जाओगे तो वॉल्यूम डबल हो चुका है, तो कंसंट्रेशन आधा हो जाएगा। तो जरा इस जगह देखना, फिर से मैं बताता हूं, देखो मान लो इसका वॉल्यूम V था, तो मोल कितने हुए? मोल कितने हुए? तो मोल कितने आए? तो यहां क्या मोल रखना होता है? कंसंट्रेशन। तो देखो मोल अपॉन वॉल्यूम, V लीटर ये डाला, V लीटर ये डाला, तो ये 2V लीटर हो गया, तो देखो आधा हो गया। तो अब आप तुम समझ गए होगे कि तूफानों से लड़ रहे हो। हाँ, हल्के में क्वेश्चन को लिया नहीं कि क्वेश्चन भारी हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है ना? तो यदि इस कैटेगरी के क्वेश्चन आए तो दिमाग शांत रखना है, पॉइंट याद रखने, तभी कर पाओगे, नहीं तो पता चला यहां तक निपटा गए, यहां लपेट गए। ठीक है, तो जरा इसको अब सॉल्व कर लो, मेहनत का काम कर लो अब।
हाँ बेटे, तो जब वॉल्यूम नहीं दिया जाएगा तो इक्वल वॉल्यूम मान के चलोगे। आप दोनों कुछ एक आपस में बातें कर रहे हो ना, तो बता देता हूं। ओ भाई, ये देखो जोड़ के आया। तो अब तुम ये तो समझ गए कि ये दोनों कैटेगरी जो है ये तूफानों से लड़ने वाली बात है। आम लोगों के लिए ये 10 दिन बाद भूल जाओगे, 10 दिन बाद बेसिक बात याद रहेगी, एसिड बेस एसिड बेस एसिड बेस। ये गुस्सा, अरे भाई एक तो गुस्सा हो रहा है, अब जब गिरी गया तो पी लेते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, अब देखो इतना आते हुए भी गलत हो ही गया। 0.2 आएगा, यही कह रहे हो ना? 0.2 का मतलब हुआ 2 डिवाइडेड बाई 10, 1 डिवाइडेड बाई 5, तो माइनस लॉग 5 आएगा। और ये मगर ये 5 है, लॉग 5 नहीं है, तो वैल्यू डालनी पड़ेगी। अब आप लोग करके आंसर डायरेक्ट बताओ, तब तक मैं पानी पीता हूं। दोनों को मिलाया होगा तो डबल हो गया ना। अब जरा देखो, कैलकुलेशन तो कर लोगे, छोड़ता हूं। अब जरा समझो, इधर आओ। अब ये समझो, देखो नॉर्मल इस फार्मूले पर क्वेश्चन आएगा तो तुम निपटाई दोगे, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। आपको दिक्कत आएगी इस केस में, तो इस केस में थोड़ा सावधान रहिएगा कि कैसे करना है। पहले तो कंडीशन पकड़ के रखनी है, एक्सेस ऑफ एसिड पड़ा है और लिमिटिंग अमाउंट में स्ट्रॉन्ग बेस पड़ा है तो बफर बनेगा। दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बनेगा। बफर जब बनेगा तो वॉल्यूम की टेंशन ना लो, वो क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, क्योंकि वो कैंसिल हो जाने हैं। मगर जब सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बनेगा तो वॉल्यूम का टर्म थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो रहा होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट चेंज होगा, क्योंकि यहां कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन नहीं है। तो यहां पे कंसंट्रेशन जो निकल के आ रहा होगा वो मोल के फॉर्म में आ रहा होगा, उसको कंसंट्रेशन बना के यहां डालना है। भाई आपको वॉल्यूम दिया है तो आप मोल के फॉर्म में करोगे ना, इसके इतने मोल इसके इतने मोल, जीरो 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 इसके इतने मोल। अब उसको कंसंट्रेशन बनाओगे तो कंसंट्रेशन बना के यहां डालोगे, और जब कंसंट्रेशन बनाओगे तो वॉल्यूम के टर्म का यूज होगा, और जबकि यहां वॉल्यूम के टर्म का यूज नहीं होगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कैलकुलेशन मिस्टेक ना होने पाए। ये हमारा है पीएच ऑफ बफर कि कितनी कैटेगरी है। अब इसके बाद आती है एक हेडिंग बफर रेंज। अब ये बफर रेंज का क्या मतलब है? अच्छा अब इस क्वेश्चन को करते हैं। मैंने आपको क्वेश्चन करने से मना किया था ना याला। अब देखो ये किस कैटेगरी का है, आप देखो क्या दे रहा है आपको। आपको कह रहा है वीक एसिड, ये वीक बेस, NH4OH क्या है, वीक बेस है, और मिला क्या रहा हो, HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अब यहां पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस और बफर दोनों हो सकता है। देखो आपने क्या किया है, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया है, तो ये खतरनाक केस हुआ। ये बफर भी हो सकता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है। हमसे पूछा गया है बफर सेलेक्ट करो, तो बफर कब बनेगा, जब ये एक्सेस में हो तब बफर बनेगा, है ना। तो बस आप इनके कंसंट्रेशन निकाल दो। तो देखो यहां पे दोनों के कंसंट्रेशन बराबर है, तो ये तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस है। हमसे कह रहा है बफर पकड़ो, ये क्या है 0.5, यहां पे एसिड ज्यादा है तो बफर थोड़ी होगा। एक्सेस ऑफ वीक बेस होना चाहिए। अच्छा 0.1 एक्सेस ऑफ वीक बेस और लिमिटिंग अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बफर बना। अब इसको चेक करो, ये बफर कंपोजिशन ही नहीं है, ये सॉल्ट है ये बेस है, इसमें बफर आता ही नहीं है। तो ये देखो क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, इसमें देखो कोई कैलकुलेशन नहीं है, है ना। बात समझ पाए कैसे सी?
एक्सेस ऑफ वीक बेस, लिमिटिंग अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, बफर बनेगा। कंडीशन पीछे पढ़ा रखी है। अब इसी क्वेश्चन को पलट दो, विच कॉम्बिनेशन इन गिवन ऑप्शन इज ए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सोल्यूशन। तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में बराबर होने चाहिए, तब आंसर ए आ जाएगा। तो वो इसको सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी पूछ सकता था कि किसमें सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होनी है, तो ए। तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये टफ है, जैसे ये क्वेश्चन टफ क्वेश्चनों में से काउंट होगा। पेपर में आएगा तो जो टफेस्ट 5-6 क्वेश्चन होते हैं उसमें से एक होगा, क्योंकि दिखने में बफर नहीं है। तो दिखने में बफर नहीं है तो आपको कई कॉन्सेप्ट एक साथ यूज करने पड़ रहे हैं। पहले तो रिएक्शन करनी पड़ रही है, फिर ये देखना पड़ रहा है कौन एक्सेस है कौन एक्सेस नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद बफर रेंज, बफर रेंज ये क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। हाँ, तो बफर रेंज पढ़ाने के बाद कराएंगे ना, क्योंकि उसमें बफर रेंज की जरूरत पड़ेगी। देखो बफर रेंज बताता हूं क्या होता है, गौर सुनिए। बफर रेंज का मतलब क्या है, जब मैंने डिफिनीशन पढ़ाई तो ध्यान होगा, मैंने कहा है अप्रोक्सीमेट सेम। मैंने क्या कहा है कि कोई एसिड है या कोई सोल्यूशन है, उसमें 1-2 ml स्ट्रॉन्ग एसिड मिलाया, 1-2 ml स्ट्रॉन्ग बेस मिलाया, तो पीएच अप्रोक्सीमेट सेम है। मैंने ये नहीं कहा है कि डज नॉट अल्टर्ड, जैसे बुक में लिखा होता है, तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज डज नॉट अल्टर्ड, तो ये तो गलती लिखा है एक तरह से। डज नॉट अल्टर्ड का मतलब है कि अप्रोक्सीमेट सेम रहेगा, जो चेंज आया है उसको आप निग्लेजिबल मान रहे हो। तो अब किसी ने कहा ठीक है 1 ड्रॉप मिलाया, जो चेंज आया आपने उसको निग्लेजिबल मान लिया, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप, 5 ड्रॉप, कब आप कहां तक निग्लेजिबल मान लोगे? ऐसा थोड़ी होगा कि बाल्टी भर एसिड मिला दो फिर भी वो बफर ही रहेगा। 1-2 ड्रॉप पे बफर है, तो कब तक बफर मानना है कब तक बफर नहीं मानना है? क्यों? क्योंकि आप ड्रॉप डालते हो तो बफर पीएच चेंज होता है, क्योंकि मैंने लिखा है अप्रोक्सीमेट सेम, क्योंकि इसी हेडिंग के लिए लिखाया था मैंने कि आपको यदि कोई ऐसा क्वेश्चन आए और ऐसा ऑप्शन बने तो तुम ध्यान रखो कि डज नॉट अल्टर नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट सेम होता है। वो तो लैंग्वेज है, उसके पीछे की भावनाएं भी पकड़नी पड़ती हैं, इसी वजह से साइंस पढ़ाई जाती है, हिस्ट्री आदमी पढ़ लेता है अपने आप, क्योंकि उसके पीछे भावनाएं बहुत कम होती है। साइंस के पीछे भावनाएं बहुत ज्यादा होती है कि भैया जो लिखा है उसका रियल मतलब ये है, तुम उस लैंग्वेज पे मत जाओ, वो लैंग्वेज ये कहना चाहती है। तो पीएच ऑफ सॉल्यूशन में तुमने कहा कि यदि हम किसी सॉल्यूशन में 1-2 ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस मिलाएंगे तो पीएच लगभग सेम रहेगा, बहुत कम चेंज होगा। तो किसी ने कहा ठीक है, बदमाश बच्चे होते हैं एक से एक, उन्होंने कहा मैं तो 3 ड्रॉप डालूंगा। आप सर बफर बोलोगे, एक कहता नहीं मैं तो 4 ड्रॉप डाल के देखूंगा। अब बताओ बफर है आपका सोल्यूशन? किसी ने कहा मैं 10 ड्रॉप डालूंगा। अब आपका सोल्यूशन बफर है, भाई पीएच नहीं चेंज हो रहा होगा तो बफर बोलोगे, मगर यार एसिड बढ़ाते जाओगे तो पीएच चेंज होगा, हर एक की अपनी लिमिट होती है। तो उन्होंने कहा एक बफर रेंज बना दो, नहीं तो लोग कंफ्यूज रहेंगे कब तक इसको बफर कहना है कब तक इसको नहीं कहना है। तो वो रेंज बन के आई ये, यदि पीएच आपका यहां से यहां तक चेंज हो रहा है, pKa -1 टू pKa +1, इसको बफर रेंज कहते हैं। pKa -1 से लेके pKa +1 तक। तो लोगों ने कहा यार क्या है ये, थोड़ा अच्छा बताओ जो हम आराम से कर पाए। तो उन्होंने कहा ठीक है यार, इसको जरा एक बार कंपेयर करो इससे। तो जब आप इससे कंपेयर करोगे तो थोड़ा सा मजा आएगा। कंपेयर करो, तो जब तुम इससे कंपेयर करते हो तो तुम्हें पता चला कि लॉग साल्ट अपॉन एसिड की जगह क्या रख रहे हो, -1 रख रहे हो और एक बार +1 रख रहे हो। ये देखो, एक बार इसकी जगह -1 रख रहे हो, एक बार इसकी जगह +1। एंटी लॉग मारो, तो जब तुम एंटी लॉग मारोगे तो ये 1/10 हुआ। अब जब प्लस लोगे तो 10 आएगा। तो ये चीज ऐसे बोली जाए या ऐसे बोली जाए कि बफर रेंज होती है सॉल्ट अपॉन
एसिड के कंसंट्रेशन का रेशियो, गौर से देखो, 1/10 टू 10 है, इस रेंज में रेशियो है तो बफर है, और इस रेंज से बाहर हो गया तो वो बफर नहीं है, नॉर्मल सोल्यूशन है। तो ये चीज आसानी से पकड़ में आएगी, दोनों बात एक ही है। आपसे कहीं कहा जा रहा है कि बफर रेंज pKa-1 टू pKa+1 है, कहो हाँ सही लिखा है तुमने। आपसे कहीं कहा जा रहा है कि साल्ट अपॉन एसिड का रेशियो 1/10 से 10 है, तो भी तुम कहो सही लिखा है, ये बफर रेंज है। मतलब आप हमसे कह रहे हो कि ये सोल्यूशन बफर है या नहीं, तो हम साल्ट और एसिड का रेशियो निकाल रहे हैं। यदि रेशियो की वैल्यू इस रेंज में आ रही है तो बफर है, और इस रेंज के बाहर चली गई, उधर या इधर, तो वो कंपोजिशन बफर का है मगर वो बफर नहीं है। कंपोजिशन बफर का है मगर वो बफर नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें आप 2-3 ड्रॉप डालोगे तो वो पीएच को चेंज करेगा, सिग्निफिकेंट चेंज करेगा। उसका रीजन बताता हूं। यदि 1/10 लिखा है तो इसका मतलब बताओ, एसिड 10 गुना ज्यादा है सॉल्ट से, तो लगभग वो एसिडिक सोल्यूशन है। सॉल्ट इतना कम पड़ा है कि वो सोल्यूशन लगभग एसिड जैसा बिहेव करेगा। जब ये लिखा है तो सॉल्ट 10 गुना ज्यादा है एसिड से, तो अब वो सोल्यूशन लगभग सॉल्ट बिहेव करेगा, बफर की तरह बिहेव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमाउंट सिग्निफिकेंट नहीं है। दोनों के अमाउंट में बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया, 10 गुने का डिफरेंस आ गया। तो हम जब पीएच मिलाते हैं तो वैल्यू चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये वाला सोल्यूशन लगभग एसिड है और ये वाला सोल्यूशन लगभग सॉल्ट है। तो इतना टफ तो आपके यहां नहीं आएगा, बस आप रेंज याद रखना है ना। बोर रहते वाला चैप्टर है ये, ठीक है। इसमें मतलब जेई में तो तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि जरा सा डाटा हिला नहीं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट ही चेंज, जरा सा डाटा हिला नहीं कि क्वेश्चन का फॉर्मेट ही चेंज। 3 जगह बच्चा परेशान होता है, मतलब पढ़ने वाला बच्चा भी 3 जगह थोड़ा सा दिक्कत देता है, एक थर्मोडाइनमिक्स में, एक आयनिक इक्विलिब्रियम में, और एक इलेक्ट्रो में। मगर सबसे ज्यादा दिक्कत आती है इस चैप्टर में, क्योंकि बाकी सब में कॉन्सेप्ट है कि जरूरत से ज्यादा कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या है कि नंबर चेंज होता है तो कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। जरा सा नंबर हिला नहीं कि कॉन्सेप्ट चेंज हुआ नहीं, तो वो पकड़ना काफी टफ होता है। मगर आप लोगों के लिए इजी है, ठीक है। जो बातें बताई हैं, पॉइंट लिखाता हूं, बस उसको ध्यान रखो, रिवीजन मारना पड़ेगा, फार्मूले पे गए तो निपटे। जो बातें बताई हैं उनको ध्यान रखना है, उनको रिवाइज करना है, क्योंकि दिमाग में स्टोर रहनी चाहिए ना। वो बातें सुनी और 1 महीने बाद निकल गई तो वही हाल हो जाएगा कि हाँ भाई जो फार्मूले वाले हैं वो कर लिया, थोड़ी बहुत जो बातें याद है वो कर लिया, मगर इफिशियंसी 100% के आसपास की नहीं रह पाएगी। बातें याद रखोगे तो रह पाएगी। तो आपको ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, वो ज्यादा से ज्यादा आपसे बफर रेंज पूछेगा कि भाई जैसे वो स्टेटमेंट वाला आता है ना, वो ऐसे पूछेगा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बफर सोल्यूशन, पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन डज नॉट डिपेंड अपॉन डाइल्यूशन, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन डिक्रीज करेगा, ठीक है। बफर रेंज इतनी होती है, अब इनमें से सेलेक्ट करो कौन सा सही है या कितने सही है। तो ये छोटे छोटे जो पॉइंट है ना, ये इस तरह के क्वेश्चन में यूज हो रहे होंगे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन होगा तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सिर्फ 2 ही कैटेगरी का मिलेगा तुम्हें, या तो इस तरह का, या तो इस कॉन्सेप्ट पर, जब टफ बनेगा तो इस कॉन्सेप्ट पर, नहीं तो भाई ये सीधा फार्मूले पर। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, या तो इस फार्मूले पे बेस्ड आना है या इस पर बेस्ड आना है, इस पर बेस्ड आना है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में बाकी सारी चीजें यूज होंगी जो छोटी 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 मैंने बता रखी है, 4-6 हर जगह पे मैंने लिखा रखी है। आपको ऐसा भी नहीं है कि कुछ अपनी तरफ से लिखना है या अपनी तरफ से स्टोर करना है, मैंने सब बता रखा है। ये थ्योरेटिकल टाइप के छोटे क्वेश्चनों के लिए है, ये 3-4 पॉइंट जो लिखा है, बफर रेंज जो लिखाई है, वो सब उन तरह के क्वेश्चनों को वो लपेट लेगा अपने आप, ठीक है। तो अब जरा देखो, एक क्वेश्चन हमारा भी रह गया था बस, फिर हमारी हेडिंग कंप्लीट है। अब इस क्वेश्चन में देखो जरा, क्वेश्चन कह रहा है 20 ml of 0.2 m NaOH added to 50 ml of 0.2 m एस्टिक एसिड। अब देखो फिर आ गया, वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यार ये बफर भी हो सकता है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस भी हो सकता है, तो हमको पहले ये पकड़ना पड़ेगा ये बनेगा क्या। तो मैंने कहा ठीक है भाई आ जाओ करते हैं कुछ। तो मैंने लिया एसिड और ये बना क्या, ये
प्लस वाटर। अब मैंने मोल निकाले, m इंटू वी करने से क्या आता है, मोल। तो m इंटू वी किया 4, m इंटू वी किया 10। ओ उल्टा लिख दिया, बेस पहले लिखा है 4 और 10, 0 0। तो आप समझ गए, डायरेक्ट लिख दूं? चलो अच्छा, जब कर ही रहे थोड़ी और मेहनत कर लेते हैं। ये आया 6, ये आया 0, है कि नहीं? अब आफ्टर रिएक्शन क्या है, आफ्टर रिएक्शन ये है, एक्सेस ऑफ वीक एसिड है, लिमिटिंग अमाउंट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, इसका मतलब ये बफर हो गया। अब बफर का हमने पीएच मार दिया, पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। अब देखो ये मोल है, मगर हम कंसंट्रेशन की जगह ही डाल दे रहे हैं, वैल्यूम वैल्यूम भी कुछ नहीं देख रहे हैं। क्यों? वो अपना कट हो जाएगा, क्योंकि बफर का केस आया है, बफर में कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन है, तो दोनों की वैल्यूम सेम है, कट ही जाएगा। तो हमने मक्कारी यूज कर ली, 4/6 मार दिया। अब इसको कर लो, तो ये आ गया ऐसे, ये 5 लिखा, यहां से यहां तक लिख दिया, और ये हमारा आ गया ऐसे, log 2 माइनस log 3। तो 2 से 2 कट गया, माइनस log 3। log 3 कितना है, 0.48। तो 4.52 के आसपास की जो वैल्यू हो उसको टिक कर दो, ये है ना? अब इसमें कोई देखो कैलकुलेशन है नहीं, पेपर में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट हाई है, कैलकुलेशन नहीं कराई है भाई ने कि नहीं तुम्हें कैलकुलेशन बहुत टफ करा दियो, कैलकुलेशन बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट बस इसका बहुत हाई है कि बफर पकड़ने में बच्चे फंस जाते हैं। अब जरा देखो, अब हमारी लास्ट एंड फाइनल हेडिंग, मगर ये हेडिंग टाइम लेगी। आपने देखा होगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस, बफर सोल्यूशन, ये दोनों हेडिंग ने हमारे 2.5-3 घंटे लिए हैं। उसका रीजन है, इनमें केस है, कॉन्सेप्ट है, तो हम भी थोड़ा स्लो रहते हैं और सारी चीजें धीरे धीरे करके बताते हैं, क्योंकि बच्चा है वो इतनी बातें एब्जॉर्ब कैसे करे। तो एक बात को 4 बार बताना, उस पर क्वेश्चन कराना, फिर समझाना, फिर बताना, जैसे वो एब्जॉर्ब कर ले काफी कुछ यहीं पे, थोड़ा ध्यान रहे। और जो इजी है, जैसे ये हेडिंग इजी है, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा टफ नहीं है, वो दो हेडिंग में कॉन्सेप्ट बहुत टफ है, इसमें बहुत ज्यादा मटेरियल है, मगर वो इजी है, धड़ 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 खिसकेगा। उसमें कॉन्सेप्ट बहुत टफ है, पहचानना है, डाटा माइनस करना है, प्लस करना है। और यहाँ हेडिंग में बहुत सारा पॉइंट है, देखना भी कितने होंगे, बहुत सारे केस बनेंगे, मगर सब इजी बनेंगे। इजी मतलब हम बताएंगे तुम समझोगे, उसमें जो दिखता है वो होता नहीं है। तो वो दो हेडिंग थी हमारी, संडे को 3 घंटे पढ़ाए थे, मगर सिर्फ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ही खत्म हुआ था। इसको भी हम लोग कल से पढ़ा रहे हैं। अब देखो सॉल्बिलिटी एंड सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ बताता हूं कि सॉल्बिलिटी और सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट है क्या। सबसे पहली बात, हम जिस तरह के सॉल्ट की यहां बात करेंगे वो स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट होंगे, स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट। बच्चों ने कहा ये क्या होता है? तो ऐसे सॉल्ट जिनकी सॉल्बिलिटी ना के बराबर होती है किसी भी सॉल्यूशन में या पानी में, मतलब वो सॉल्युबल होते ही नहीं है, ना के बराबर सॉल्युबल होते हैं, तो इनकी सॉल्बिलिटी क्या होती है? बहुत कम होती है, वेरी वेरी पुअर soluble in water। मतलब इनकी सॉल्बिलिटी की वैल्यू 1 से बहुत छोटी होगी, छोटी नहीं होगी, बहुत छोटी होगी। मतलब 10 की पावर -7, 10 की पावर -14, 10 की पावर -32, ऐसी। ये जो तुम सेलेक्टिव प्रेसिपिटेट बनाते हो, मतलब जो आप लोग लैब में टेस्ट करते हो, बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल का, उसमें वही सॉल्ट यूज किए जाते हैं जिनकी सॉल्बिलिटी कम होती है, तभी तो वो प्रेसिपिटेट फॉर्म में बाहर आते हैं। सॉल्युबल नहीं है तो सॉलिड के फॉर्म में बाहर आ गया। देखो हम जिन तरह के सॉल्ट की बात करेंगे या एसिड की बात करेंगे या मॉलिक्यूल की बात करेंगे, उनकी सॉल्बिलिटी हमेशा क्या होगी? बहुत कम होगी। इसका मतलब पहला दिमाग में तुम्हें पॉइंट ये सेट करना है कि सॉल्बिलिटी की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 है।
क्या सॉल्बिलिटी की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 है। पहला पॉइंट ये दिमाग में सेट करना है, सॉल्बिलिटी की वैल्यू लेस देन 1 है ऑलवेज। इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन करने में, कहां पड़ेगी अभी देखो बताऊंगा। तो पहले तो ये ध्यान रखो कि ये वैल्यू बड़ी नहीं होती है, बहुत छोटी वैल्यू होती है। ऑलवेज लेस देन 1, 0.5 को भी लेस देन 1 कहते हैं, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा 10 की पावर -17, 10 की पावर -7, 10 की पावर -14 ऐसी होगी। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। अब बात आती है सॉल्बिलिटी क्या होती है, कि भाई ये सॉल्बिलिटी का मतलब क्या है। सॉल्बिलिटी का मतलब होता है कि 1 लीटर में कितना अमाउंट डिसॉल्व है सॉल्यूट का, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना अमाउंट डिसॉल्व है सॉल्यूट का। टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर में कितना अमाउंट डिसॉल्व है सॉल्यूट का। तो इसको क्या लिखोगे बच्चों, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। टोटल अमाउंट ऑफ, अच्छा सॉल्यूट, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा देखो, तो इसका फार्मूला हुआ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो बच्चों यूनिट क्या हो गई, यूनिट ऑफ सॉल्बिलिटी ग्राम पर लीटर। अब यहां पर थोड़ा सा रहता समझना पड़ेगा आपको, सॉल्बिलिटी को मेजर तो इसमें किया जाता है, मगर क्वेश्चन में क्या है वो मोल पर लीटर में भी दे रहे होते हैं और उसको भी सॉल्बिलिटी ही पढ़ रहे होते हैं। तो यूनिट देखते रहिएगा। जैसे मैंने कहा सॉल्बिलिटी निकालो, तो तुम्हारी कोशिश होगी कि सॉल्बिलिटी की यूनिट ये है तो ग्राम पर लीटर में निकाले, मगर हो सकता है उन्होंने मोल पर लीटर में ही निकाल रखी हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सॉल्बिलिटी का मतलब हमेशा ग्राम पर लीटर में ही रहेगा। क्वेश्चनों में मोलरिटी को भी वो सॉल्बिलिटी बोल के बैठे हुए हैं, तो इसलिए ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यूनिट चेक कर लेना बस, ठीक है, यूनिट चेक कर लेना। उसका रीजन क्या अभी मैं 10 मिनट बाद इस बात को बताऊंगा, 10 क्या 3 मिनट बाद। तो यदि ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर बनाना हो तो कैसे बनाया जाता है ये मैं दिखा देता हूं, क्योंकि इसकी जरूरत हमको पड़ सकती है। ग्राम को मोल बनाना है तो क्या करोगे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई, डिवाइड करेंगे, हाँ सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड। तो मैंने क्या किया, ग्राम पर लीटर है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट का डिवीजन मार दिया, है ना, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर। ग्राम पर लीटर को मोल पर लीटर बनाना है तो मॉलिक्यूलर वेट का डिवाइड कर दोगे, तो ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट, मोल बन गया, लीटर लीटर रहा। तो इसकी जरूरत भी हमें पड़ सकती है, तो इस पॉइंट को भी हमें ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। आपने किसी सॉल्ट को पानी में डाला और वो कैसा है, फीबली, मतलब बहुत ही कम सॉल्युबल है। तो जब बहुत कम सॉल्युबल है तो वो इक्वस के साथ क्या बनाता है, इक्विलिब्रियम। कैसे बनाता है, देखो मैंने माना कि ये हमारा एक सॉल्ट है, अब इसको मैंने पानी में डाला। सॉल्ट जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। मैंने इसको पानी में डाला तो ये आया इक्वस और ये इक्विलिब्रियम बन गई। ऐसे कहीं पर भी इक्विलिब्रियम बनेगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा, है कि नहीं, कहीं पर भी इक्विलिब्रियम बनेगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा। तो भाई मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगा दिया। क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब ये क्या है, सॉलिड। क्या सॉलिड का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में लिखा जाता है, नहीं, तो हम लोग बुरा मान गए, हटा दिए, है कि नहीं, बात समझ पाए ना। सॉलिड के कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम में नहीं लिखा जाता है। अब मैंने इसको यहां नया नाम दे दिया, नॉमेनक्लेचर में तो हम लोग माहिर हैं, हमने इसको नाम दे दिया सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट, केएसपी।
ऐसा क्यों दिया? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक रिएक्शन है, हम सिर्फ उन सॉल्ट की इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं जो फीवली सॉल्युबल है, मतलब स्प्रिंगली सॉल्युबल है, जिनकी सॉल्युबिलिटी ना के बराबर है। इसलिए इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नया नाम दे दिया गया, केएसपी। है क्या ये? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है तो तुम समझ गए इसकी वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? टेम्परेचर पे। कुछ भी करते रहो, कोई लेना देना नहीं है, टेम्परेचर चेंज होगा तब केएसपी की वैल्यू चेंज होगी, नहीं तो चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब जरा देखो, मैं ऐसा क्यों कह रहा था, आपने ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है, तो ये क्या लिखा है? ग्राम पर लीटर लिखा है कि मोल पर लीटर लिखा है? मोल पर लीटर लिखा। एक्टिव मास मोल पर लीटर में होता है, तो यहां की वजह से है। अब सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में, और यहां बार बार मोल पर लीटर में लिखना है ना? तो इस वजह से बहुत सारे आंसर या बहुत सारा कुछ मोल पर लीटर में ही चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि हम केएसपी लिखेंगे, और केएसपी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में जो कंसंट्रेशन पड़ता है वो मोल पर लीटर में पड़ता है, तो बार बार मोल पर लीटर में ही चल रहा होगा, तो सॉल्युबिलिटी हजारों बार मोल पर लीटर में ही निकल आएगी, मतलब मोलरिटी निकल आएगी, उसी को हम सॉल्युबिलिटी बोल रहे होंगे। अब हम इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। देखो, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा ऐसे लिखता हूं, डरिएगा नहीं कोई बच्चा। अब थोड़ा सा हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की ओर भी चलते हैं। ऐसे लिखा, ए कितने हैं? एक्स, बी कितने हैं? वाई। अब चार्ज एक्स प्लस वाई प्लस का, एक्स प्लस वाई माइनस का। अब जरा देखो बच्चों, हम अभी तक ऐसा पढ़ते आए हैं, डरिएगा नहीं कोई बच्चा। सी 0 0, सी माइनस एक्स एक्स एक्स, ऐसा ही तो पढ़ते आए हैं इक्विलिब्रियम में। अब नहीं पढ़ेंगे, क्यों? केमिस्ट्री है, बदमाशी है, हर हेडिंग में अलग पढ़ेंगे। चल पढ़ेंगे एक ही चीज, मगर अलग तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। हाँ, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप साइंस ना पढ़ो, आप डॉक्टर इंजीनियर ना बनो, रिक्शा चलाओ, है ना? मगर इसी वजह से वो एक बात को 10 तरह से लिखते हैं। अभी तक हम ऐसे लिख के आए, अब भाई कह रहा नहीं मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। अब भाई देखो कैसा लिखना चाह रहा है, जरा समझना, डरना नहीं। अब देखो, जो थोड़ा भी समझदार बच्चा है उसके कान खड़े हो जाते हैं। कैसे कैसे कान खड़े होते हैं? रिएक्शन कैसी है? रिएक्शन देखो, इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में रिएक्टेंट जीरो कैसे हो सकता है? तुमने जीरो डाल रखा है, बवाल काम है? तो अब जरा गौर सुनिए, अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उस पार्ट को दिखा रहे हैं जो सॉल्युबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में ये वाला पार्ट तो आएगा ही नहीं। जब आएगा ही नहीं तो हम उस पार्ट को दिखाना ही नहीं चाहते जो हमने शुरू में लिया है, क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन में तो उसको लिखना ही नहीं है। तो हम सिर्फ वो पार्ट लिखते हैं जो पार्ट सॉल्युबल होता है, मतलब एक्स वाला पार्ट। हम सिर्फ क्या लिख रहे हैं? एक्स, हम सिर्फ एक्स वाला पार्ट लिख रहे हैं। जैसे एक्स 0 0, तो एक्स कौन सा पार्ट है जो सॉल्युबल हो रहा है? ये देखो, तो सॉल्युबिलिटी कौन सा पार्ट है जो सॉल्युबल हो रहा है कि नहीं? तो हम इसकी इनिशियल वैल्यू कितनी थी लिखते ही नहीं है। तो लोगों ने कहा क्यों नहीं लिखते हो, इस बार नया रहता क्यों फैला रहे हो? इसलिए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तो ये आएगा ही नहीं, है ना? तो हम लोग दिखा के डरवाते नहीं है, हम लोग कहते हैं कि इसकी सॉल्युबिलिटी एस है। इसकी सॉल्युबिलिटी एस होने का मतलब वो पार्ट जो पानी में सॉल्युबल है वो एस है, वो कंसंट्रेशन एस है। लिया कितना है हमने वो दिखाया ही नहीं है, उसको रिप्रेजेंट ही नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में हमें इसको लिखना ही नहीं है, तो हम सिर्फ वो पार्ट दिखा रहे हैं जो सॉल्युबल है। तो यदि कहा जा रहा है कि ए एक्स बी वाई की सॉल्युबिलिटी एस है, तो इसका मतलब तुमने क्या कहा? ए एक्स बी वाई का वो पार्ट जो सोल्यूशन में सॉल्युबल है उसका कंसंट्रेशन एस है। हमने डाला कितना होगा पता नहीं, क्योंकि इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब सॉलिड फॉर्म भी अभी है, तभी तो ये इक्विलिब्रियम बना होगा। तो जरा देखो, 0
सॉलिड वाला जो फॉर्म सॉल्युबल है वो तो पूरा पूरा डिसॉल्व होगा ना। एस जब इसका एक ब्रेक होता है तो इसका एक्स फॉर्म होता है, तो जब एस ब्रेक होगा तो एक्स इंटू एस, जब इसका एक ब्रेक होता है वाई फॉर्म होता है, एस ब्रेक होगा तो वाई इंटू एस, है कि नहीं। अब केएसपी बनाओ, केएसपी मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखो, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, डायरेक्ट लिख दूं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये आ गया केएसपी इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर एक्स प्लस वाई। ये मैंने एक जर्नल फॉर्म बना लिया। हमें यदि कहीं पर जल्दी से केएसपी लिखना होगा तो हम इतना काम नहीं करेंगे, हम जल्दी भी लिख सकते हैं, कैसे अभी सिखाऊंगा। ये मैंने जर्नल फॉर्म बनाया, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर एक्स प्लस वाई। अब देखो, अब मैं इसको यहां से डायरेक्ट यहां लिखना सिखा रहा हूं, गौर समझो। ये क्या लिखा है, एटॉमिसिटी, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, सॉल्युबिलिटी की पावर इन दोनों का सम। देखो, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, सॉल्युबिलिटी की पावर उन दोनों का सम। तो यदि अब मुझे कहीं किसी का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट लिखना है तो हम बहुत मेहनत नहीं करेंगे, मक्कार लोग हैं, क्यों करेंगे। अब देखो, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर एक्स प्लस वाई, मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी ये आ गई, है ना। किसी ने कहा यार इसकी लिख के दिखाओ, तो मैंने कहा भी लिख देता हूं, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर एक्स प्लस वाई, तो ये ऐसे आ जाएगा 4x3। तो हमें ये रहते नहीं बार बार फैलाने पड़ेंगे, हम डायरेक्ट देख के किसी की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन लिख सकते हैं, क्योंकि जर्नल फॉर्म हमने ये क्रिएट किया है, जर्नल फॉर्म हमने ये क्रिएट किया। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है, एक मॉलिक्यूल इस तरह से देके उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, सिंपल सा, कि एक मॉलिक्यूल दे दिया, उसकी सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में रिलेशन पूछ लिया कि कौन सा रिलेशन सही है। जैसे ये क्वेश्चन, ये देखो, केएसपी ऑफ Zr3PO4, एक मिनट, PO4 का होल 4 इन टर्म ऑफ सॉल्युबिलिटी। तो अब हमें क्या करना है, कैसे लिखोगे, एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर एक्स प्लस वाई। तो पहली बात, एस की पावर 7 है, 7 है, 3 है। अच्छा, अब मल्टीप्लाई मारते हैं, 9 27, इसको बताना जरा, 16 64 और 4 256। अब इसको बताओ भाई कोई समझदार बच्चा, अब मेरे बस के बाहर की चीज हो गई है। तो 108 तो नहीं आएगा, तो बस यही आएगा। तो एक क्वेश्चन तो ऐसा ही आ सकता है, तो उसको हम ऐसे ही निपटा देंगे, ठीक है, कर लोगे। तो अब हम वापस चलते हैं, जहां जहां क्वेश्चन आते जाएंगे बताते जाएंगे, कैसे कैसे आएंगे करते हैं। तो यार हमारा ये जर्नल फॉर्म है, तो इस तरह की बात आ गई कि ठीक है, केएसपी और सॉल्युबिलिटी में रिलेशन बताओ। अब दिमाग में क्या क्या सेट करना है, सॉल्युबिलिटी और केएसपी, केएसपी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये दिमाग में सेट करो। और सॉल्युबिलिटी क्या है, मोलरिटी, मोल पर लीटर ही तो निकाल के लाए हो, चेक करो। ये सॉल्युबिलिटी किस में होगी, मोल पर लीटर में ही तो होगी। अरे भैया यहां पे फार्मूले में मोलरिटी डालते हो, तो यदि ग्राम पर लीटर है तो तुमने डाल कैसे दिया, गुस्सा नहीं करेगा वो, इसका मतलब ये मोल पर लीटर ही है ना। तो ये चिल्लाएंगे सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी, मगर लिख रहे होंगे मोल पर लीटर। ध्यान रखना, भावनाओं को ध्यान रखना, है डिफिनीशन ग्राम पर लीटर में बनाई है, पुट कर रहे हैं मोल पर लीटर केएसपी की वजह से, ठीक है। तो हमारा जर्नल फॉर्म क्या है। अब जरा देखो इस पे और कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए अब मैं आपको थोड़ा और कॉन्सेप्ट की ओर ले चलता हूं, गौर समझिएगा। केस नंबर 1, देखो यदि मैं सॉल्युबिलिटी की वैल्यू निकालूं इस जगह पे, तो कैसे निकालूंगा, देखिए KSP अपॉन एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई,
अंडर रूट एक्स प्लस वाई, ऐसा ही आएगा ना। इन दोनों को इसके नीचे ले आए, अब जो पावर होती है वो 1 में चली जाती है ना। अब देखो जरा गौर समझना इस कॉन्सेप्ट, अब मैं थोड़ा मैथ यूज करके केमिस्ट्री को इजी करने जा रहा हूं। यदि किसी क्वेश्चन में, गौर से ध्यान दीजिए, मेरे पास 3 सॉल्ट है, 2 3 4 जितने भी सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट है। अब मेरे से कहा गया, देखिए केएसपी ऑफ सॉल्ट्स, यदि सॉल्ट का केएसपी इक्वल है, गौर सुनना, 3 4 सॉल्ट है, सबका केएसपी मैंने कहा बराबर है, और मेरे से पूछ रहा है उनकी सॉल्बिलिटी अरेंज करो, तो देखो कैसे निकलेगी। यदि सबका केएसपी बराबर है तो सॉल्बिलिटी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ आयंस। सॉल्ट के पास किसके पास ज्यादा आयन है, मतलब सम ऑफ एटॉमिसिटी। क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, तो आप समझ पाओगे। देखिए कोई क्वेश्चन पड़ा है कि मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइप का क्वेश्चन ये बनाते नहीं है। हाँ बन गया, शायद मिल गया, ये देखो, क्योंकि मैं लाया हूँ। अब देखो ये कह रहा है सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट स्प्रिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज दिस, सबका केएसपी बराबर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्बिलिटी। अब एक रूल ये है, केएसपी दिया है, आप सॉल्बिलिटी निकाल लो। मगर अब 3 क्वेश्चन हो गए, कैसे निकालना है, कॉन्सेप्ट तो बता ही रखा है। तो एक ये है कि भाई इनका सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट लिखो। देखो पहले मैं बेसिक बता देता हूं, सब लोग इधर ध्यान दें, छपाई कोई ना करे। इसका केएसपी कैसे लिखा जाएगा, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, एस की पावर 1 प्लस 1, मतलब एस स्क्वायर। केएसपी दिया है, सॉल्बिलिटी निकल आई, फिर मैंने इसकी सॉल्बिलिटी निकाली, फिर इसकी निकाली, और फिर ऑर्डर अरेंज कर दिया। मगर हमारा काम क्या है, क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो जरा अब यहां पे हम मैथ्स यूज कर रहे हैं। देखो केएसपी बराबर है, तो जिसके पास ज्यादा आयन है उसी की सॉल्बिलिटी ज्यादा आएगी। इसके पास कितने हैं, 4 3 2, इसका मतलब सबसे ज्यादा सॉल्बिलिटी ये होगी। अब हम न्यूमेरिकली निकालेंगे, यही आएगा। अभी रीजन भी बता दूंगा मैंने यूज क्या किया, पहले आंसर चेक करो। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई एक लगा लो, ये सी है, इंक्रीजिंग पूछ रहा है ना, तो ये देखो आ गया। सबसे कम किसकी है, 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की, ऐसे सही तो लिखा है। अब जरा समझो, देखकर ही तुरंत क्वेश्चन का आंसर टिक कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया बताता हूं, ठीक है, गौर सुनिएगा, बस मुझे इस बात का आप सब लोग जवाब दोगे। देखो ये एक मॉलिक्यूल ऐसे लिखा है, इसकी पावर मैंने लगाई, रूट लगाया 2, है ना। अब इसके पावर में मैंने लगाया टेट्रा रूट, रूट बढ़ गया भाई। 1/2 का मतलब होता है स्क्वायर रूट, 1/4 का मतलब टेट्रा रूट, रूट बढ़ गया। अब आप देखना वैल्यू कैसे आ रही है, बड़ी कौन है, ये। एक से छोटी वैल्यू पर मैथ कहता है, अरे प्रभु सुन लो, एक से छोटी वैल्यू पर जितना बड़ा रूट लगाओगे उतनी बड़ी वैल्यू बाहर निकल के आएगी। देखो अब क्या है, केएसपी तो सेम है, तो इसका मतलब चेंज क्या हो रहा है, कॉन्सेप्ट मेरा कहां गया, रुक जाइए, ये केएसपी सेम है तो चेंज क्या हो रहा है, ये सब पावर ही तो लिखी है, एक्स एक्स ये सब पावर ही तो है, तो जितनी बड़ी पावर लगेगी उतनी बड़ी वैल्यू बाहर आएगी। हमने कोई मान काम नहीं किया, मैंने इसमें केमिस्ट्री में मैथ्स यूज कर दिए। भाई केएसपी तुमने कहा सेम है, इसका मतलब अंदर की वैल्यू सबकी सेम है। अब पावर, जिसकी सबसे बड़ी पावर होगी उसकी सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। एक्स प्लस वाई क्या है, पावर, और एक्स प्लस वाई क्या है, एटॉमिसिटी, मतलब नंबर ऑफ आयन। इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट बना दिया कि ऐसे क्वेश्चनों में हम पेन नहीं चलाएंगे, हम थोड़ी सी मैथ्स यूज कर लेंगे। यदि केएसपी सेम है तो जिसमें आयन ज्यादा उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर सबसे बड़ा रूट लगेगा, और सबसे बड़ा रूट लगेगा तो वैल्यू और बड़ी आएगी बाहर, क्योंकि एक से छोटी वैल्यू है। और किसी ने कहा एक से छोटी कैसे हो सकती है, तो हमने कहा मार खा जाओगे,
सॉल्बिलिटी की वैल्यू 1 से छोटी बढ़ाई है तो उसका मल्टीप्लायर भी 1 से छोटा ही आ रहा होगा ना। तो ऐसा थोड़ी है कि ऐसे ही फर्जी में कोई बात लिख रहा हूं कि नहीं ये ध्यान रखना, मैंने कहा था ये ध्यान रखना क्योंकि इसको मैं बार बार यूज करूंगा। भाई जब जिस चीज का मल्टीप्लाई करके केएसपी बनेगा यदि वो 1 से छोटा है तो उसका मल्टीप्लायर भी 1 से छोटा ही आएगा, है ना। तो अब देखो जरा ये बात समझ में आई। अच्छा केस नंबर 2, हाँ टाइम बता देना, अभी केस लिख दूं बस हो गया, बस इतना ही, आज इतना ही पढ़ा के रोक लूंगा, अभी और भी है इसमें। अब मान लो नंबर ऑफ आयन सॉल्ट के आयन के नंबर सेम है, सब एक ही टाइप के सॉल्ट है, जैसे AgCl, AgBr, AgI, सब में 2-2 आयन है। तो यदि आयन के नंबर सेम है तो भी आप कुछ मत देखो, सॉल्बिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी केएसपी के, जिसका केएसपी ज्यादा उसकी सॉल्बिलिटी ज्यादा, क्योंकि पावर सेम है तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसके रूट के बाहर भी बड़ी वैल्यू आएगी क्योंकि पावर अब सेम है। अच्छा केस नंबर 3, मान लो नंबर ऑफ आयंस एंड केएसपी दोनों ही डिफरेंट है। अब कोई चीज कांस्टेंट नहीं है तो कोई बात नहीं है, तब हमें क्या है सॉल्व करना पड़ेगा। किस फार्मूले से सॉल्व करेंगे, ये वाले से, ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। आप बस वैल्यू डालो और देखो कौन वैल्यू बड़ी आ रही। अब क्वेश्चन हमें करना ही पड़ेगा, अब मैथ की चालाकी नहीं लगेगी, अब वो केमिस्ट्री हमें लगानी ही पड़ेगी, है ना। जो बच के निकलने का रास्ता था अब नहीं लगेगा क्योंकि दोनों वेरिएबल है। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करना तो आता ही है। तो इस टाइप के 3 टाइप के इसके क्वेश्चन आएंगे कि भाई ये सॉल्व दिए, इनकी सॉल्बिलिटी का ऑर्डर लगाओ, इनमें से मैक्सिमम सॉल्बिलिटी किसकी है, इनमें से मिनिमम सॉल्बिलिटी किसकी है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, वो इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट से निकल जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है इसके आगे, अभी मतलब टॉपिक खत्म नहीं है, तो आप कल भी यही चैप्टर चलेगा। सॉल्बिलिटी के कोई भी बच्चा क्वेश्चन नहीं लगाएगा क्योंकि अभी इसमें काफी कुछ बाकी है। ठीक है, अभी 2 से 3 कॉन्सेप्ट बाकी है। हाँ बफर के लगा सकते हो, बफर के लगा सकते हो, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट के कोई क्वेश्चन मत लगाइएगा। अभी कम से कम 1 घंटे का टॉपिक बाकी है पूरा मिनिमम, कल आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज नहीं है कल खत्म हो जाएगा आपका ये चैप्टर, कल रिडॉक्स स्टार्ट भी हो जाएगा, इसको खत्म भी करेंगे, रिडॉक्स स्टार्ट भी करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, और चीजें रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो ये छोटे छोटे जो केस बता रहा हूं भूल जाओगे। समझ तो पा रहे हो ना क्या चल रहा है, तो बस ठीक है।